देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं श्वेता मेहता। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। आज हमारे साथ फेसबुक लाइव सेशन में है अविनाश बंधु जी, बंधु इंटरटेनमेंट की डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तो आइए हम बात करते हैं उनसे उनके करियर के बारे में। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं अविनाश बंधु आप सबको नमस्कार करता हूं और ख़ास करके स्वराज भारत लाइव के संचालक एवं श्वेता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया और समस्त श्रोतागण को, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद और नमन। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में। मेरा नाम अविनाश बंधु है और बेसिकली मैं बेगूसराय का रहने वाला हूं और पटना ही रहता हूं। और ऐसे तो बहुत सारी कहानी है, इतना मैं नहीं बताऊंगा। फिलहाल मैं वर्तमान में एक्टिंग कर रहा हूं और बस इतना ही काफ़ी है। बस एक्टिंग के दौर में हूं। अभी बहुत सारा फिल्म लाइनअप हो रहा है, बहुत सारा शूट चल रहा था जो कि ब्रेक हो गया है ये कोरोना के वजह से। और बहुत सारे एल्बम लगातार अभी आ रहे हैं। हमारा चैनल है बंधु इंटरटेनमेंट, उस पे आपको मेरा सारा प्रोजेक्ट दिखेगा। हमने सुना है कि आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अचानक से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिंग, म्यूजिक ये कब कैसे हुआ? एक्चुअली है क्या, हाँ, ये सच आपने सुना है, ये कोई झूठ बात नहीं कि मैं आईएएस की तैयारी करता था। लेकिन जिस समय मैं आईएएस की तैयारी करता था, वो दौर भी अच्छा था और मैं अच्छा कर रहा था। लेकिन अटेंडम कुछ उस समय प्रॉब्लम थी। अचानक मेरे फादर का एक आँख डैमेज हो गया था, कॉर्निया हो गया था और उसी सिलसिले में मैं अकेला था। थोड़ा-सा दौड़-भाग के चक्कर में मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा था। उसके बाद अचानक से धीरे-धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम ही रहा इसको छोड़ने के कारण। फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल कुछ, फिर ऐसा लगा कि शायद उस लेवल से हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तब अटेंडम हमको लगा कि नहीं, इसको अब ब्रेक करना चाहिए। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसको नहीं शुरू किया, उसके बाद मैंने बहुत सारे काम किए हैं। और उसके बाद मैं एक्टिंग ऐसे बैचलर लाइफ से कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से एक्टिंग और इस लाइन में हूँ, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग के लाइन में हूँ। लेकिन बीच में ब्रेक कर दिया था, ओनली फॉर एजुकेशन पे फ़ोकस था। लेकिन मैं प्रिपरेशन के बाद फिर दूसरा-दूसरा बहुत सारे काम किए और अटेंडम लास्टली मैं अब फाइनल डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे यही करना चाहिए और मैं इसी के लिए शायद बना हूँ। और मैं अभी फिलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टिंग पे फ़ोकस है हमारा, एक्टिंग और सिंगिंग कर रहा हूँ। आपकी पहली एल्बम कब रिलीज हुई थी? मेरी पहली एल्बम हुई थी पिछले सावन में। मैंने शिव भजन खुद लिखा भी था, खुद गाया था और इसको कंपोज़ किया था हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर आशीष राजन जी ने, ठीक है? और मैं वहाँ से खुद की गायकी शुरू की। ऐसे मैंने सबसे पहला एल्बम मेरा आया था 2007 में, ठीक है? 2007 में ही आया था। उससे पहले भी बहुत सारा एल्बम मेरा आया है। 6 में आया है, 5 में आया है, 4 में आया है। 7 में एकदम प्रॉपर वे में मेरा एल्बम आया था, गलफुल्ली। उस समय तो कैसेट का दौर था, कैसेट बनता था। उस समय लाइव में रिकॉर्डिंग होता था और 7 में पहला-पहला आया था। लेकिन उसके बाद मैंने उसको ब्रेक कर दिया था। मैं उससे बहुत दूर हो गया था और एट लीस्ट 2020 में फिर से मैंने वापसी की। आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है। कहीं यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब लोग गाने रिलीज़ करते हैं, तो आप कब से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं? आपके गाने यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा कौन-सा गाना हिट किया आपका? देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं किस्मत वाला हूँ, मेरा हर गाना ठीक-ठाक चला है। मैं ये तो नहीं कह सकता है कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ और बहुत हिट है, लेकिन मैं जिस लेवल में हूँ, उस लेवल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको। मेरा पहला सावन का सॉन्ग आया था, ओ भोले भंडारी, वो भी बहुत अपने आप में नायाब चीज़ रहा था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा बाज़ार में। और क्या है ना कि यूट्यूब पे क्या व्यू आते हैं, ये मायने नहीं रखता है। मैंने जो भजन गाए हैं, उसके बाद मैंने भजन गाए थे, दूर करो कोरोना हो बाबा। कोरोना के बेस पे मैंने गाया था, हिंदी भजन से शुरू किया, फिर मैंने अपने गाँव के लैंग्वेज में मैंने कोरोना के लिए सिर्फ़ भजन गाया था।
उसके बाद फिर रक्षाबंधन का सॉन्ग आया था। ये सब गाने मेरे इलाका में बहुत बजा, मेरे शहर में, मेरे गाँव में लोगों ने बहुत इसको पसंद किया, और मेरा लिरिक्स जो मैंने लिखा था उसको लोगों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसे सुना, अभी भी लोग बजाते हैं। तो ये मायने रखता है हमारे लिए, और उसे हर कोई सुनना पसंद करता है, जो भी वन टाइम, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट तो वर्तमान में हूँ नहीं कि लोग सभी जान रहे हैं, लेकिन जिसके पास भी मेरा मैसेज, मेरा लिंक या मेरा सॉन्ग पहुंचता है, जब वो सुनते हैं तो कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा मेरा भी बेगूसराय का लाल एक सॉन्ग आया था, बहुत पॉपुलर रहा। सर जहाँ तक देखा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वही लोग टिक पाते हैं जिनको हीरो हीरोइन पसंद करते हैं। तो अभी तक आपको किस किस हीरो ने पसंद किया? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये भ्रम है सिर्फ, ऐसा नहीं होता है। जनता कब किसको पसंद करेगी, किसका आवाज, किसका संगीत किसको पसंद आ जाए, ये कहना मुश्किल है। ये जो श्रोता है वो तय करते हैं कि हमें किसे सुनना है। और ये कोई मायने नहीं रख रहा है कि हर सिंगर मेरे जैसे मैं शुरू किया हूँ उसी तरह हर कोई इसी तरह से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में कोई ऐसा नहीं है कि ये स्टार्ट किए और उसको सब सुनने लगते, सब पसंद होता क्या है, आप बहुत अच्छा गा भी रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही है, लेकिन जब तक आपका फेस वैल्यू नहीं बनता है, लोगों में आपकी पब्लिसिटी नहीं है, जब तक अच्छा से ढंग से लोग नहीं जान रहे हैं, तब तक लोग इग्नोर करते हैं, अच्छा कोई होगा। लेकिन जब एक बार लोगों के जहन में आ जाता है कि नहीं ये बंदा कुछ कर सकता है, अच्छा कर रहा है, तो धीरे धीरे होने लगता है पब्लिसिटी। फिर कोई मायने नहीं रख रहा है कि हीरो कौन सा है आपके साथ, हीरोइन कौन सी है। मेरा तो बहुत सारे भी मूवी शूट हो रहे हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं है कि हम माने पवन सिंह और माने अक्षरा सिंह के साथ ही काम करके फेमस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा चार चार मूवी अभी हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, और इसमें दुख भी है कि तेरे को भी मेरा चार चार मूवी का मुहूर्त था, जिसमें माननीय मंत्री जी को भी आमंत्रण मैंने दिया था, लेकिन इस कोरोना काल के वजह से सब कैंसिल करना पड़ा। फिल्म का भी शूटिंग रुक गया है। ठीक है, तो हमारा अभी और आप लोग का दया दुआ रहा और पब्लिक का सपोर्ट रहा लोग का, तो बहुत जल्द बहुत बड़ा बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि एल्बम तो चलो इंटरटेनिंग था, मैं उस पर अभी नहीं ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अभी लगातार मैंने चार प्रोजेक्ट तो हमारे हैं जो कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ और ढंग से सब कुछ रहा व्यवस्था में, तो आपको इस साल के अंत तक चार फिल्म तो देखने को मिलेंगे हमारे। और चारों एकदम डिफरेंट मैसेज देगा इस समाज को, एकदम से चारों अलग के अलग फ्लेवर हैं, और बहुत अच्छा लगेगा पब्लिक को। श्रोता भी खुश होंगे, उसके गाने भी बहुत ही बेहतरीन हैं, तो बहुत सारे गाने भी हमने खुद लिखे हैं, उसमें से कुछ स्टोरी हमारे हैं। ठीक है, और जो भी हैं सभी अच्छे आर्टिस्ट हैं, सभी पर्दे के आर्टिस्ट हैं। मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता अभी उसके बारे में, ना ही नाम बता सकता हूँ, लेकिन जो लोग हैं उसमें मैं ही एक अननोन चेहरा नजर आऊंगा लोगों को, बाद में कि सभी जाने पहचाने लोग होंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो अश्लीलता पे ही टिकी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, ये एकदम गलत है। अश्लीलता पे नहीं टिकी है, हाँ, कुछ लोग गलत हैं नहीं जो है, इसे, ज्यादातर गाने जो है भोजपुरी इंडस्ट्रीज के वो सिर्फ अश्लील ही अश्लील गाने होते हैं हाँ जो हाँ, ये जो ये हिट सच करते बात हैं, है, लेकिन जो इसका इसका अच्छे गाने इसका मैं होते हैं खुद, वो हिट नहीं करते हैं। हाँ, ये इस बात का मैं सपोर्ट करता हूँ, ये सही बात है कि कुछ हैं लोग जो अश्लील गाने को बढ़ावा दे रहे हैं या जो भी हो, इसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि इसमें समाज को अग्रसर होना पड़ेगा। जैसा कि आप देखते हैं, आपको लग जाता है कि इसके पोस्टर से, देखने से या वर्ड से कि भाई अश्लील है, तो उसको अब देखना, देखो ही मत, उसको क्लिक ही मत करो, उसे अवॉइड करो, या मैसेज में करो कि इसे डिलीट किया जाए, इसे मत सुनो, इस टाइप का मैसेज कर सकते हैं। तो ये पब्लिक डिपेंड करते हैं, पब्लिक डिसाइड करती है। हाँ, लेकिन हमने शुरू से इस चीज का ध्यान रखा और आगे भी ध्यान रखूंगा कि हमारे चैनल से या मेरे द्वारा कोई ऐसा गाना ना गाया जाए जो आपत्तिजनक हो, जो लोगों में एक गलत मैसेज दे, या लोगों को थोड़ा सा ऑड फील हो, जो फैमिली के साथ ना सुन सके या दोस्तों के बीच ना बजा सके या पब्लिकली मोमेंट में ना बज सके, ऐसा गाना से मैं परहेज करता हूँ। और आगे भी करता रहूंगा। और हर सिंगर से निवेदन भी मैं करता हूँ, प्लीज आपसे ना, क्या मैं बताऊं इस बारे में, लोग क्या होते हैं, देखिए सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, ये सब है ना, बहुत सारे लोगों का आइडल हो जाते हैं, लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन जब आप कुछ गलत गाते हैं, कुछ गलत मैसेज देते हैं समाज को, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग प्लीज कुछ ऐसा ना गाएं, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखा जाए। बाद बाकी तो सब खुद के मालिक हैं, मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट जरूर करूंगा हर किसी से कि थोड़ा सा इससे परहेज किया जाए, क्योंकि इस समाज का
हर एक बंदा जब कोई स्टार होता है ना, तो फिर उसका एक कोई परिवार नहीं रह जाता। उसका हर परिवार उसका अपना परिवार होता है, हर भाई उसका भाई है, हर बहन उसकी बहन है। पूरा समाज का बेटा हो जाता है, पूरा समाज उसका होता है। तो कोई भी गाना गाइए, आप कुछ भी गाना लिखिए, किसी भी सारे राइटर से भी निवेदन है कि कोई भी गाना लिखिए या कोई भी गाना सिंगर लोग गाएं आप लोग, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें कि मार्केट में गलत मैसेज ना जाए, उसका इम्पैक्ट गलत ना हो। बाद बाकी तो आप जाने हैं, जनता जनार्दन वो क्या तय करते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी कोरोना का दौर चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो पटना में रह के तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो डिस्टर्ब कर ही रहा है, वो आप भी जान रहे हैं। ये कोरोना जो है ना, मैंने क्या बताएं इसके बारे में। स्टूडेंट को ही नहीं, हर किसी को प्रॉब्लम है। आर्टिस्ट को भी प्रॉब्लम, हम लोग को भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है। खास करके मैंने, कोई ऐसा नहीं है जिसको प्रॉब्लम नहीं है। और इसका समाधान भी हमारे हिसाब से लॉकडाउन समाधान नहीं है, इसका समाधान है जनता खुद। जब आप एक्टिव नहीं होंगे तो समाज या फिर ये सरकार या डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। आप खुद एक्टिव होइए, थोड़ा सा परहेज में रहिए, लोगों से अपना बचाव रखिए, काम कीजिए ढंग से, थोड़ा सा मास्क उस्क लगा के रखिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, हैंड वॉश यूज कीजिए, साफ सुथरा में रखिए, लोगों के टच में कम रहिए। यही काफी है। लेकिन अगर लॉकडाउन होता है या जो सिचुएशन बन रहा है, ये तो पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है पूरा सोसाइटी को, हमें आपको सबको। इसलिए मैं इस लॉकडाउन का सपोर्ट नहीं करता, ये सही चीज नहीं है। हाँ, जागरूक होना पड़ेगा उसके लिए, जनता को जगना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरी जान को जोखिम है तो मैं खुद एक्टिव रहूंगा। कि मैं ये, जैसे कि जानते हैं कैंसर का इलाज नहीं है, तो लोग जो जागरूक हैं वो एक्टिव रहते हैं कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं खाएं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे बीमारी हो जाए। उसी तरह कोरोना अगर लाइलाज है, तो उसके लिए लोग को मैंने एक्टिव होना पड़ेगा कि हाँ, हम कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि हमें हो जाए या इफेक्टिव हो या लोगों को संपर्क न रहे। इसके लिए जनता ही जागरूक होकर कुछ कर सकती है। ये लॉकडाउन अभिशाप है हमारे और आपके लिए। चाहे ये प्रकृति द्वारा दिया गया दंड समझिए या आपकी कृत का कमाई है। कहते हैं ना, कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। वही आज आप कर्म के फल भोग रहे हैं। आपने अगर कुछ गलत किया है, प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ किया है, प्रकृति अपनी रंग दिखा रही है, तो फिर आपको ही सुधार करना पड़ेगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, स्वच्छ वातावरण में रहिए, स्वच्छ खाना खाइए, मांस मदिरा का सेवन कम कीजिए, ढंग से जीवन यापन कीजिए, लोगों से जरूरत भर संबंध रखिए, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहिए। इसको ही करके मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे हैं, हमें मैंने पूरे समाज को डिस्टर्ब कर दिया है। स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर दिया, टीचर को डिस्टर्ब कर दिया, प्राइवेट जॉब वाले को डिस्टर्ब किया, फैक्ट्री वाले को डिस्टर्ब किया। इसलिए ये पूरी तरह से हमें खोखला करते जा रही है। और इसे लड़ने का एक ही उपाय है, आप जागरूक होइए और अपना काम कीजिए। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं को कहाँ देखते हैं? महिलाओं की सक्सेस कितनी परसेंट है भोजपुरी इंडस्ट्री में? देखिए, ये भोजपुरी इंडस्ट्री या कोई इंडस्ट्री हो, यहाँ महिला पुरुष नहीं होता है। हम मेरा ये पर्सनल थॉट है, महिला और पुरुष कुछ होता नहीं है। जिस दिन आपके ऊपर प्रोफेशनल का लेवल लग जाता है, प्रोफेशनल का मतलब आप समाज के हो गए, एक सिंगर, एक एक्टर, एक नेता, ये सब जो होते हैं ना, ये समाज के होते हैं। इसमें कोई लेडीज नहीं होता है, कोई जेंट्स नहीं होता है। इस पे एक ही लेवल होता है कि आपका टैलेंट क्या है, आप में आपकी क्वालिटी क्या है, आप समाज को क्या देना चाहते हैं। उसमें कोई लेडीज जेंट्स नहीं होता। इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। लेडीज को भी उतना ही अभी जगह मिल रहा है जितना जेंट्स को मिल रहा है। क्या लोग पवन सिंह और खेसारी का ही फिल्म देखते हैं? अक्षरा का भी देख रहे हैं, काजल का भी देख रहे हैं। छोटे छोटे आर्टिस्ट जो छोटे छोटे स्तर पे लोग हाँ उसी में है। कुछ लोग हैं जो नाम से नाम जाने जाते हैं, कुछ लोग बदनाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है उसमें। अंतरा सिंह प्रियंका भी लोग सुन रहे हैं, उनको भी, प्रियंका सिंह को भी सुन रहे हैं, कल्पना मैम को भी सुन रहे हैं, इंदु दी को भी सुन रहे हैं, हमें भी सुन रहे हैं, आरोही गीत को भी सुन रहे हैं, शिल्पी राज को भी सुन रहे हैं। उधर पवन सिंह, खेसारी, पांडे जी हैं, कल्लू भाई है मेरा छोटा भाई, सबको सुन रहे हैं। और भी नए पुराने जो भी सिंगर हैं, मैं तो चलो भाई अभी स्टार्ट किया हूँ फिर से। वो लोग तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पैरेलल है सब। और सबको जगह दिया जाता है। और रेस्ट तो श्रोता पे डिपेंड है, वो किसको पसंद करते हैं, किसका सुनते हैं। ठीक है, आप तो इसमें सिंगर और एक्टर होने के साथ साथ एक पोएट भी हैं।
अपनी हाँ, कविता मैं लिखना। रियली बता दूं कि मैं एक्टर सिंगर होने से पहले रियली में तो मैं राइटर ही हूँ। और मैं फक्र से कहता हूँ कि मैं हाँ राइटर हूँ, और मुझे उसी में मजा भी आता है। और अभी आप अपनी अब आप अपनी द्वारा लिखी गई कविता की एक दो पंक्तियां सुनाए। देखिए, कविताएं तो मैंने बहुत सारी लिखी हैं, मिनिमम 100+। हाँ, लेकिन उसमें से कुछ कुछ है, जैसे मैंने बेटी के लिए लिखा था वुमेन्स डे में, जिसमें कि बिहार की उप मुख्यमंत्री हमें सम्मानित भी की थी उस कविता के लिए, और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। और पटना में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें ये नारी सशक्तिकरण पे, तो वहाँ में मैंने इसको प्रेजेंट भी किया था। लोगों ने बहुत तारीफ की, बहुत सराहा भी। मैम ने भी मुझे मैंने बहुत सराहा कि नहीं बहुत अच्छा लिखा। मैंने बहुत जगह उसको गाया है, लोगों ने पसंद किया है। उसके बाद उससे भी पहले मेरा लाइफ का सबसे पहला कविता था, उसे कविता गजल जो भी कह लीजिए, वो था मैं हूँ इस दरिया का मछली। उसे मैंने दरिया नाम दिया था, और वो भी बहुत अच्छा रहा। मैंने उसको अभी तक पब्लिश नहीं किया है, क्योंकि वो मैंने जिस समय लिखा था उस समय मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी खुद ही गा पाऊंगा या खुद ऐसा। लेकिन मैं लिखता शुरू से हूँ, स्टूडेंट लाइफ से मैं लिखते आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये नहीं सोचा था मैं ही करूंगा। तो वो भी था। बेटी के लिए मैंने बहुत सारी चीज लिखे हैं। मैंने बहुत सारे और सॉन्ग तो बहुत लिखे हैं, भजन बहुत लिखे हैं। तो बेटी वाला में भी मैं एक दो पंक्ति आपको सुनाता हूँ, और आपके साथ साथ सबों को अच्छा लगेगा में भी। वो इस तरह से था। क्यों कहते हो यारो, क्यों कहते हो यारों बेटी धन पराई है। क्यों कहते हो यारों बेटी धन पराई है। यही दुर्गा है और यही काली है। इस धरा की है यह लक्ष्मी और शारदा माई है। फिर क्यों कहते हो यारों बेटी धन पराई है। बेटी बन आती है धरा पर, लाखों खुशियां दे जाती है। फिर बहन का फर्ज निभाकर सब पे दुलार लुटाती है। ब्याही जाती है जिस घर में, उस घर को चिराग दे जाती है। फिर माँ बनकर वो बच्चों पे ममता की फूल बरसाती है। क्यों कहते हो यारों फिर बेटी धन पराई है। कह सकते हो यारों कि बेटी की जिम्मेदारी भारी है, क्योंकि वो माँ बाप की भी प्यारी है और भाई बहन की भी दुलारी है। वो माँ बाप की भी प्यारी है, भाई बहन की भी दुलारी है। जिसके साथ गई ब्याही उसकी भी आभारी है। जिसके साथ गई ब्याही उसकी भी आभारी है। सारे रिश्ते को प्रेम सूत्र में साथ बांध निभाती है। फिर भी कहते हो यारों बेटी धन पराई है। और ये वाह वाह, लोगों को बहुत अच्छा लगा था, अच्छा। में भी आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। और ये खास करके मैंने बेटी के लिए ही लिखा था, क्योंकि समाज में एक सोच है कि बेटी धन पराई है। अवॉइड किया जाता है कहीं कहीं, कि घर वाले कह रहे हैं अरे दूसरे घर जाएगा क्या देखना, दूसरे घर वाले कह रहे हैं दूसरे घर से आया। तो इसमें मैंने एक मैसेज छोड़ा था समाज को कि इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें मैंने लास्ट में मैंने एक मैसेज दिया था लोगों से, और अपील भी किया था कि सच दिख जाए अगर शब्दों में, सच दिख जाए अगर शब्दों में तो बंधु पर एक एहसान कर दें। बेटी है सरताज हमारी, इसे पराई धन कभी ना कहें, कभी ना। तो ये अपील था एक आप जनता एक से, मे स्टूडेंट भी। रह चुके हैं, और आप एक स्टूडेंट थे, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, और अचानक से भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो कभी ऐसा लगा कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा? तो उस वक्त आपको किसी ने मोटिवेट किया, आपको किसी ने सपोर्ट किया, आपका मोटिवेशन देखिए, कौन अब रहा? ये इस इसके बारे में तो बोलूंगा तो नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा मैं। जितना जैसे कि मैं राइटिंग करता हूँ, इसका बड़ा श्रेय है मेरे नाना जी का। मेरे नाना जी टीचर थे, और संगीत और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो मैंने लिखने की कला उनसे सीखा है, और वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। बाद बाकी मेरे मामा भी सिंगर हैं, राइटर हैं, वो भी खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं। ठीक है, उनसे भी प्रेरणा मिली। प्लस समाज में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्रेरित किया। प्लस जब स्टूडेंट लाइफ में थे, तो उसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं खास करके इससे जुड़े हुए, जो हमें प्रेरित किए कि नहीं भाई सब हो जाएगा। जिसमें कि संगीत का बहुत अहम मेरे जिंदगी में है। मुझे याद है वो दौर था 2009 का, जब हम पूरी तरह से टूट चुके थे। हमें लग रहा था शायद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अचानक से मैं ऐसे ही गुजर रहा था, मुझे मैंने सैड हो गया था, कि लगा कि जिंदगी वीरान सा हो रहा था। तो उस समय मैंने कैलाश सर का एक सॉन्ग सुना था, ओ सिकंदर। मैं पहली बार किसी से ये शेयर कर रहा हूँ।
और आपने ऐसा क्वेश्चन किया इसलिए। और कैलाश सर को मैं दिल से अपना गुरु, अपना मैं सब कुछ मानता हूँ, क्योंकि उनका गाना मुझे शायद हो सकता है उस समय मैं कुछ गलत कदम उठा सकता था, लेकिन वो गाना जो मैं सुना ना, तो मेरा रूह मैंने फिर से मैं तरोताजा हो गया, फिर से मैं अपना पढ़ाई पे, अपना बिजनेस पे फोकस कर दिया था उस समय वो गाना। और अभी भी मैं जब भी टूटता हूँ ना, तो उस गाना को मैंने अकेले में सुनता हूँ, और वो गाना सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान आदमी हूँ। और कैलाश सर को जी, बहुत अच्छी मैं बात। अभी मेरे वो सामने नहीं है, लेकिन मैं दिल से उनको थैंक यू करता हूँ, पर डे करता हूँ। मैं जब भी मायूस होता हूँ तो उसे सुनता हूँ और कैलाश सर को एक बार थैंक यू बोलता हूँ। उनके राइटर कौन है अभी तक पता नहीं, मैं उसे जानना भी नहीं चाहता, लेकिन जब भी मुझे किस्मत ने मौका दिया तो मैं कैलाश सर से मिलकर उसे, उन्हें दिल से एक बार थैंक यू जरूर बोलूंगा, कि उन्होंने जो वोकल दिया उसको, और जो वो गाना गाए, वो गाना ने मुझे नई जिंदगी दी। और वैसे बहुत सारे सॉन्ग हैं जो मैं जब भी टूटा, तो संगीत के रूप में ही हमें जायदे जिंदगी में सीखने को मिला है, या फिल्म के द्वारा। इसीलिए मैं लास्टली संगीत माने फिल्म एक्टिंग को चुनने का रीजन यही है, कि जब भी मैं टूटा, बहुत सारे ऐसे फिल्म देखने को मुझे मिले जो मुझे फिर से जिंदा कर दिया, ऐसे ऐसे गाने मिले। एक बार और की बात है, मैं 2010 या 11 की बात है, कंफर्म याद नहीं है, मैं इसी तरह कहीं प्रदेश में था, बहुत मायूस सा हो रहा था, और ऐसे अचानक से गुजर रहा था, तो पहले तो साउंड बजते रहते थे मार्केट में, तो ऐसे पैदल मार्केट में गुजर रहा था, पूरा मायूस था। तो उसी समय मुझे एक गाना सुनाई दिया। ये वो गाना था इस तरह से, ये था उसमें वो ये एक्टर हैं रणवीर कपूर का, वो सॉन्ग था, हाँ, तेरे आस पास है खुदा। फिर मैंने उस समय भी वो गाना मुझे बहुत मतलब बहुत ताकत दिया इंटरनली। मैं बहुत मायूस था, अरे यार मैं अकेला परदेश, क्योंकि मैं वहाँ अकेला था, परदेश फर्स्ट टाइम गया था, और मुझे लग रहा था मैंने पूरा टूटा टूटा सा। तो वो गाना जो है, तेरे पास आस पास है खुदा, यही सॉन्ग था, तेरे आस पास है खुदा। देखिए मेरे आंख में आंसू आने लगे हैं, वो उस जगह मैं उस चीज को याद करता हूँ, तो आज भी मुझे मौसम मैंने अंदर से ना रोना आ जाता है। वो दौर था, जब मैं एक बार 2009 की बात है, जब मैं एजुकेशन को छोड़ने की कोशिश में था और मैं टूट रहा था उस समय, वो सिकंदर। और उसके बाद जब 2010-11 में प्रदेश में था और खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, तो उस समय मैंने गाना सुना था, तेरे आसपास है खुदा। तो इसलिए मैंने संगीत से कभी भी, फिर मैंने जैसे 2020 में हमारे मित्र हैं, अभी तो मित्र बहुत नजदीकी मित्र हैं, जैसे डॉक्टर हैं म्यूजिक डायरेक्टर राजन आशीष जी हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे विशाल गगन सिंगर हैं, वो भी हमें इस लाइन में लाने के लिए क्या कहें सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही मैं ऑफिस आया करता था, और बगल में उनका स्टूडियो था, तो ऐसे कभी बैठ जाया करता था, कभी सोचा नहीं, मैं कभी कहता था अरे एक दो गाना मेरा है गा दीजिएगा। फिर मैंने ऐसे बैठे बैठे एक दिन वो बोले आप गा सकते हैं, गाइए। उन्होंने मेरे लिए सॉन्ग कंपोज किया, और फर्स्ट टाइम मैं उन्हीं के पास गाया था, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। फिर आरोही गीत हमारे साथ बहुत डुएट की, फिर अमृता दीक्षित जी हमारे साथ बहुत गाना गाई हैं, और भी अमृता दीक्षित जी का तो बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी हमारा है, और हम लोग मूवी में भी उनका सॉन्ग है, वेब सीरीज में उनका सॉन्ग है, ठीक है, आशीष जी का है। हमने फिर अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर से हमने काम लिए, अलग अलग लोग मिले, अलग अलग आर्टिस्ट, फिर धीरे 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 सबसे होने लगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग में टच हो जाते हैं ना, तो उनका नाम याद रह जाता है। जैसे मैं गाने तो हर किसी का, सोनू निगम का भी सुनता हूँ, कुमार सानू, आदित्य उदित नारायण, मैंने एनीथिंग किसी का भी गाना सुनता हूँ, लेकिन मैं दो जिक्र, जबकि मैं सच बता रहा हूँ कि मैं जो गाने आपको बताया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं, मैं गाना सिर्फ सुनता हूँ कैलाश सर का, उसके अलावा कोई गाना मैं नहीं सुनता। हाँ, सुन लिया बज रहा है ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है, गाना मैं कुमार सानू का ज्यादा सुनता हूँ, सोनू निगम का ज्यादा सुनता हूँ। लेकिन मैंने जिक्र कैलाश खेर का क्यों किया, क्योंकि वो गाना मेरे जिंदगी को एक आयाम दिया, एक रास्ता दिया है, इसलिए वो याद है। देखिए वो हमें वो बोले ना, परदेश वाली बात याद आई जब, कि हम परदेश में थे, खुद को बहुत मायूस महसूस कर रहे थे, तो मुझे एक गाना सुनाई पिया, कि तेरे आसपास रहता है खुदा। अब वो गाना देखिए, हेलो। से आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ। तो इसलिए संगीत से मैं प्यार करता हूँ और सदा करता रहूंगा। और आपने इतना समय दिया, और मुझे इस लायक समझा, और मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद आपको भी हमारे चैनल पे को इतना सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। यस श्योर। और मैं सबसे फिर से लास्ट टाइम कहूंगा, संगीत को जीवन में उतारें। संगीत आपको बहुत कुछ देगा। संगीत वो दे सकता है जो आपको कभी कोई नहीं दे सकता है। आपका हर कोई साथ छोड़ सकता है। जिंदगी पराई है, एक दिन आए हो मरना है। आपका माँ आपका साथ छोड़ेगी, पिताजी छोड़ेंगे, भाई बहन बीवी बच्चा, हर कोई। लेकिन संगीत को अगर प्रेम कर लेंगे तो फिर आपका संगीत कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वो आपके जीते जी और जीने के बाद भी संगीत, ना रहने के बाद भी संगीत आपके साथ रहेगा और आप खुद को एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। तो प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और समस्त श्रोताओं को जो हमें अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं या आगे भी सुनेंगे, देखेंगे। तहे दिल से अविनाश बंधु का सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश बंधु जी। तो इसी तरह हम आपको अगली शख्सियत से मिलवाते रहेंगे और आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।